हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज हमारा जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हो रही है वो जेके बोस जो जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड है उसमें क्लास 11th की ईवीएस जो इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के मैं आपको लेक्चर्स जो हैं वो दे रही हूँ, क्योंकि डिमांड के अकॉर्डिंग देखें तो जो ईवीएस के लेक्चर्स हैं वो सोशल मीडिया की साइट्स पे जैसे यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे बहुत कम चैनल्स पे मतलब ईवीएस के लेक्चर्स जो हैं वो कवर किए गए हैं। सो मैंने स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 11th की ईवीएस एटमॉस्फेयर के टॉपिक से। आप सबको पता ही है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। अब हम एटमॉस्फेयर को स्टार्ट तो करेंगे, पर जो भी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वॉच करने से पहले सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो डेली वीडियो लेक्चर्स हैं ईवीएस क्लास 11 की ईवीएस पे आते रहें। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर, वी ऑल नो दैट अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइफ। कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि अर्थ एक क्या है, यूनिक प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। द एयर इज़ वन अमंग द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। कहते हैं कि अगर हम अर्थ के ऊपर देखें कि सारी चीज़ों की तो ज़रूरत है। अब आप सबको पता है कि पानी भी कितना ज़रूरी है जीने के लिए, खाना भी कितना ज़रूरी है। बट अगर जो मेजर हम पार्ट देखें ना, जिसके बिना जो एक नेसेसरी कंडीशन बन गई है लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, तो वो है एयर। द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कहते हैं कि यही जो अर्थ के सराउंड्स में एयर है इसी को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। कहते हैं कि अगर हम एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स की बात करें कि एटमॉस्फेयर किससे बना है, ये जो एयर हम बता तो रहे हैं सराउंडिंग में एयर है, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो ये किस चीज़ से बना है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। अब इस टॉपिक में जेके बोस के सिलेबस में मेंशन किया गया है एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स, या कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर। तो कंपोनेंट्स का मतलब हुआ कि उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से बन मिलकर एटमॉस्फेयर बना है। तो वही चीज़ लिखी है, एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। कहते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर से, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल से क्या मिलकर बना है। अब जो गैसेस आती हैं वो मेन गैसेस हम पहले देखेंगे। अब ये देखो फोटो है, इसमें आप देखोगे नाइट्रोजन जो है वो 78% अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है ये 21% है। और जो अदर गैसेस हैं जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर हो गए, अदर गैसेस आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, और ये जो जितनी भी सारी गैसेस हैं वो कितने परसेंट होती हैं? 1% होती हैं। आप ये कह सकते हो कि जो मेजर जो गैस है जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है तो वो कौन सी है? नाइट्रोजन। वो कौन सी है? नाइट्रोजन। आप याद रखना। और कितने परसेंट है? 78% है। अब जो ऑक्सीजन का लेवल है उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन। और इसका कितने परसेंट एटमॉस्फेयर में है? 21%। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू मेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। कहते हैं अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी गैसेस हैं कि जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी क्वांटिटी में पाई जाती हैं। एंड 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ दीज टू गैसेस। कहते हैं कि अगर हम 99% जो अगर हम एटमॉस्फेयर देखें तो वो किस किस से बना है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। Other gases like argon, helium, neon, हाइड्रोजन एट्सेट्रा फॉर्म द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। कहते हैं कि और जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है वो किन किन से बना है? उसमें आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, और भी बहुत सारी गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ गए। ये सब जो चीज़ें हैं ये 1% हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब आता है, अब हम वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सी गैसेज इंपॉर्टेंट है, हम वही कवर करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये मेट्रोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट गैस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल
फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल गैस है तो वो कौन सी है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इज इन एटमॉस्फेयर, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 0.03%। अगर हम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन देखें तो वो 0.03% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये हमारे एटमॉस्फेयर में आती कहाँ से है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल और उनके एक्सट्रैक्शन से। ये थी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट गैस आती है वो होती है ओजोन। अब आपको पता है कि ओजोन जो गैस है ये मतलब अगर हम देखें एटमॉस्फेयर में लेयर्स, अब हम नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर जब देखेंगे हम एटमॉस्फेयर का तो उसमें हम लेयर्स पढ़ेंगे। अब एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स आती हैं, तो उन लेयर्स में एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन लेयर। ये एक्ट करती है एज अ फिल्टर और क्या करती है कि जितनी भी सन में से यूवी रेज निकलती हैं उन सारी यूवी रेज को क्या कर लेती है, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि अर्थ के ऊपर वो जो हार्मफुल रेज हैं वो नहीं आए। अगर वो अर्थ के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगी तो उनसे हमारी स्किन बर्न हो जाएगी और उनसे बहुत सारी स्किन डिजीजेज जो है वो उनके होने के चांसेस होते हैं। अब ओजोन गैस देखते हैं। ओजोन इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर फाउंड बिटवीन 10 to 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से 10 और 50 किलोमीटर के बीच में ही एक लेयर पाई जाती है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। इट एक्ट्स एज अ फिल्टर एंड एब्जॉर्ब द यूवी रेज रेडिएटिंग फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एज अ फिल्टर एक्ट करती है और एब्जॉर्ब करती है यूवी रेज जो कहाँ से निकलती है, सन से, और प्रिवेंट करती है ताकि वो अर्थ के सरफेस के ऊपर नहीं पहुँच पाए। द अमाउंट ऑफ ओजोन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी लिटिल एंड इज लिमिटेड टू द ओजोन लेयर फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। अब कहते हैं कि ओजोन गैस जो होती है एटमॉस्फेयर में उसका जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है क्योंकि वो ओजोन लेयर में ही पाई जाती है। जो ओजोन गैस है वो ओजोन लेयर में ही पाई जाती है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का वो है वाटर वेपर। गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वाटर वेपर। सॉरी, कभी कभी तो डायरेक्ट डेफिनेशन ही आ जाती है। व्हाट इज़ वाटर वेपर? वाटर वेपर क्या होता है? बोलते वो गैस जो वाटर मॉलिक्यूल से, जो वाटर से निकलती है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, उसको हम वाटर वेपर कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। अब देखो जैसे जैसे अर्थ से हम हाइट पे जाते जाएंगे तो जो वाटर वेपर का अमाउंट है वो कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो वाटर वेपर जो होंगे वो कम हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है हमारे एटमॉस्फेयर का वो है ऑक्सीजन। ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एज दे ब्रीथ। अब कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। कब? जब वो ब्रीथ करते हैं, जब वो सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कहते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं वो क्या करते हैं, जब मैंने आपको न्यूट्रिशन का एक टॉपिक पढ़ाया था, आप देख सकते हो वो वीडियो लेक्चर भी, उसमें मैंने ऑटोट्रॉफ्स का भी कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो वही कंसेप्ट है कि जब प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। और वो खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? through the process of photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. The atmosphere is composed of 21% of ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर के अंदर कितना ऑक्सीजन है? 21%। नाइट्रोजन कितना है? 78%। ठीक है, ये कुछ जो जो इम्पॉर्टेंट हैं गैसेस उनका आपको देखना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस जो है वो 1% है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आती है गैस वो है हमारी नाइट्रोजन। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज ऑफ 78% ऑफ नाइट्रोजन। अब हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? 78%। नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अब कहते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है अगर हमें किसी भी को भी चाहिए तो वो डायरेक्टली हम एयर से जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल एक चलती है। जो भी नाइट्रोजन, अगर किसी भी लिविंग थिंग को नाइट्रोजन की ज़रूरत है तो वो नाइट्रोजन साइकिल के वे से वो जो नाइट्रोजन है वो क्या की जाएगी,
सप्लाई की जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली हम जो है एयर से नहीं ले सकते। और बायोटिक थिंग्स नीड नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। अब बोलते हैं कि जो बायोटिक थिंग्स है, जो बायोटिक कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, या फिर आप बोल सकते हो इकोसिस्टम का, वो क्या, उसको नाइट्रोजन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? टू मेक प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को बनाने के लिए उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट आता है जो कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, वो आता है डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली फाउंड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अर्थ के सरफेस पे ही पाए जाते हैं, लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर में जो पाए जाते हैं वो क्या पाया जाता है? डस्ट पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सैंड, स्मोक, सूट, ओशनिक साल्ट, ऐश, पोलन एट्सेट्रा। अब डस्ट पार्टिकल्स वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। वो सैंड भी हो सकती है, स्मोक हो सकती है, ऐश हो सकती है, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये डस्ट पार्टिकल्स में आती हैं। आप कभी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर की किस लेयर में पाए जाते हैं, तो वो लोअर लेयर में पाए जाते हैं। These dust particles help in the condensation of water vapor। बहुत इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स का काम क्या है? वाटर वेपर को कंडेंस करने में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग द कंडेंसेशन, और जब कंडेंसेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, वाटर वेपर गेट कंडेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स अराउंड दीज डस्ट पार्टिकल्स एंड दस क्लाउड्स आर फॉर्म। अब क्या होता है कि जो वाटर वेपर है वो कंडेंस्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इन डस्ट पार्टिकल्स के आगे पीछे वो क्लाउड फॉर्म में बन जाते हैं। किसकी फॉर्म में? ड्रॉपलेट्स की फॉर्म पे। एंड दस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, और ऐसे क्या बनते हैं? क्लाउड्स, बादल जो हैं वो डस्ट पार्टिकल्स के, जो कंडेंस पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये कंडेंसेशन में हेल्प करते हैं वाटर वेपर की। और ये वाटर वेपर होता है वो कंडेंस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स अराउंड, किसके अराउंड? डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड। और वहाँ पे क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो हमने कवर किया है कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें हमने कवर किया कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और डस्ट पार्टिकल्स। कंपोनेंट्स का मतलब आ गया कंपोजिशन, कि एटमॉस्फेयर किस किस से बना हुआ है। वो मैंने आपको सारी, जितनी भी गैसेस, इंपॉर्टेंट गैसेस थी, वो सारी मैंने आपको बता दी है। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, वो लेयर्स जो भी हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। हाँ, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। कहते हैं कि जो एटमॉस्फेयर की बात करें, जो इसकी लेयर्स हैं वो 5 लेयर्स हैं। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब ये जो 5 लेयर्स हैं, अब इनको 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। सबसे पहली लेयर आ रही है ट्रोपोस्फेयर। फर्स्ट लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है ये लोअर मोस्ट लेयर है। ये आपको पता है, यहाँ देखो माउंटेन्स दिख रहे हैं, हॉट एयर बैलून्स, पैसेंजर प्लेन्स, मतलब जो नॉर्मल लेयर आ रही है, जो भी हमारी लोअर लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, उसको कहते हैं हम ट्रोपोस्फेयर। बोलते हैं कि लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, और इसमें एवरेज हाइट ये जो है कितनी है? 13 किलोमीटर तक ये हाइट जाती है। फिर उसके बाद 13 किलोमीटर के बाद नेक्स्ट लेयर स्टार्ट हो जाती है। फिर वो कुछ किलोमीटर्स आएगी, फिर नेक्स्ट लेयर, फिर देन नेक्स्ट लेयर। ऐसे ही जो लेयर्स हैं वो अपने किलोमीटर के हिसाब से हाइट अटेन करती हैं। ट्रोपोस्फेयर, द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज 13 किलोमीटर। इट हाइट्स इज अबाउट 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। ट्रोपोस्फेयर कंटेन डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, अभी हमने लास्ट स्लाइड में जब मैं पढ़ा रही थी आपको, तब मैंने आपको ये कहा था कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर की लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। तो वही चीज़ कही है कि यही जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है, यहीं पर डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेदर चेंजेस टेक्स ओनली इन दिस लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि सबसे अगर हम इंपॉर्टेंट लेयर की बात करें एटमॉस्फेयर की, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की, तो वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। क्यों? क्योंकि जितने भी वेदर चेंजेस, जो कंडीशंस हैं, वो इसी लेयर में क्या हो सकती हैं, क्योंकि जितने भी वेदर चेंज होते हैं वो सिर्फ एक ही लेयर में एटमॉस्फेयर की पाए जाते हैं। तो वो कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फेयर। द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग इन हाइट। कहते हैं कि जैसे जैसे अब हम देखो प्लेन्स में रह रहे हैं, अगर हम कहीं हाइट पे चले जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मतलब
जैसे जैसे हम हाइट को अटेन करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो वही एक कंसेप्ट है कि जो टेम्परेचर है वो कम होता है जब हाइट इंक्रीज करती है। द जोन दैट सेपरेट्स ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज ट्रोपोपास। द टेम्परेचर इन दिस जोन इज नियरली कॉन्स्टेंट -80 डिग्री ओवर द इक्वेटर एंड -45 ओवर द पोल्स। अब ये देखो, ये ट्रोपोलेयर, वेट अ मिनट, ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है। अब इसके बीच में ये जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो डिवाइड कर रहा है ये पार्ट, तो इसी को क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉज। क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉज। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ट्रोपोपॉज कहाँ एग्जिस्ट करता है? बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर। अब आपको समझ आ गया कि ट्रोपोस्फेयर क्या है? लोअर मोस्ट लेयर है, यहाँ पे ऑल वेदर चेंजेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और यहाँ पे लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हाइट आप इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, और जो लेयर डिवाइड करती है ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से डिवाइड करती है तो उसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। अब नेक्स्ट जो लेयर आती है एटमॉस्फेयर की, वो आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है, अब आप देख पा रहे हो कि ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे इस डायग्राम में, देखो ये 13 किलोमीटर मैंने आपको बता दिया था ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर अप टू 50 किलोमीटर तक जो लेयर है वो कितनी, कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर है। The temperature remains almost the same in the lower part of this layer up to the height of 20 किलोमीटर। अब जब ये 12 सेंटीमीटर 13 14 जहाँ से भी ये स्टार्ट हुई तो 20 किलोमीटर तक जो अगर इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। आफ्टर दिस द टेम्परेचर इंक्रीज स्लोली विद द इंक्रीज इन हाइट। जैसे ही 20 किलोमीटर से आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। द टेम्परेचर जो है ये क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो ओजोन लेयर मैंने आपको बताई थी वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर की, जो एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, इसके अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है। इस ओजोन लेयर की वजह से जो टेम्परेचर है वो 20 किलोमीटर के बाद क्या होना स्टार्ट हो जाता है? इंक्रीज होना जाता है। क्यों? क्योंकि ओजोन गैस जो है वो प्रेजेंट होती है। ओजोन गैस ने क्या किया होता है? यूवी रेज को एब्जॉर्ब किया होता है। तो जो यूवी रेज वहाँ होने की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब देखो ना, अब जैसे से हम हाइट अटेन कर रहे थे तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, बट टेम्परेचर कम नहीं हुआ। 20 किलोमीटर जैसे ही हम पहुंचे उसके बाद टेम्परेचर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर थी, ओजोन लेयर ने यूवी रेज को एब्जॉर्ब किया हुआ था, ओजोन गैस वहाँ पे प्रेजेंट है, इस वजह से टेम्परेचर जो है वो राइज होना स्टार्ट हो गया। This layer contains ozone layer which absorb UV radiation from the sun and protects life from harmful forms of energy. The stratosphere is almost completely free of clouds and other forms of weather. मैंने आपको ट्रोपोस्फेयर में बताया कि ट्रोपोस्फेयर ये एक ऐसी लेयर है एटमॉस्फेयर की जहाँ पे वेदर चेंजेस जो होती हैं। बट अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे क्लाउड्स भी नहीं हैं और यहाँ पे कोई भी वेदर फॉर्म भी नहीं होती है। द स्ट्रेटोस्फेयर इज़ द हाईएस्ट लेयर दैट कैन बी असेस्ड बाय जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट। कहते हैं कि जो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है यहाँ पे जो जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पे मूव करते हैं। अब देखो मैं आपको एक इसमें बता देती हूँ, ये जो हमने डायग्राम देख रहे थे इसमें भी देख पा रहे हो आप, ये आ गया स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये ट्रोपोस्फेयर में पैसेंजर प्लेन्स थे और स्ट्रेटोस्फेयर में जो जेट प्लेन्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट लेयर आती है जो हमारी एटमॉस्फेयर की, वो है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर इज़ द एरिया फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। अब देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, कहाँ तक? 50 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर के बाद जो लेयर आती है वो आती है मीजोस्फेयर। 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के बीच बीच में जो लेयर पाई जाती है उसको हम कहते हैं मीजोस्फेयर। इट इज़ द थर्ड हाईएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फाउंड अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। कहते हैं कि अगर हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स की बात करें तो जो तीसरी हाईएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है? मीजोस्फेयर। और ये किसके ऊपर पाई जाती है? सबसे पहले आती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर एंड देन मीजोस्फेयर।
इट दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। अब वापस से क्या हो रहा है, जैसे जैसे हाइट अटेन होती जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर कम होता जाएगा। इट इज़ कोल्डेस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर्स। आपसे पूछा जा सकता है एटमॉस्फेयर की लेयर्स में सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, तो वो हमारी कौन सी है, मीजोस्फेयर। और इसमें कभी -100 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जाता है। इस वजह से हम इसको कोल्डेस्ट क्या बोलते हैं, लेयर बोलते हैं एटमॉस्फेयर की। मेटियोर्स आर फॉलिंग स्टार्स अकर इन दिस लेयर्स। अब मेटियोर्स क्या होते हैं, जिनको हम फॉलिंग स्टार्स कहते हैं या शूटिंग स्टार्स बोल सकते हो, कहते हैं वो इस लेयर में पाए जाते हैं। बाउंड्री बिटवीन मीजोस्फीयर एंड द थर्मोस्फीयर इज नोन एज मीजोपॉज। कहते हैं कि अब देखो, मैंने आपको बताया ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो लेयर डिवाइड कर रही है उसको हम ट्रोपोपास कहते थे। अब स्ट्रेटोस्फेयर और अब मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच की जो सेपरेटिंग लाइन है इसको कहा जाता है मीजोपॉज। क्या कहा जाता है, मीजोपॉज। अब नेक्स्ट जो लेयर आती है 80 किलोमीटर के अबव हाइट पे, उसको हम कहते हैं थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, दिस लेयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। कहते हैं कि ये जो थर्मोस्फेयर की लेयर है 80 से 400 किलोमीटर के बीच का जितना भी एरिया है वो कौन सी लेयर आती है, हमारी थर्मोस्फेयर। अबव द मीजोपॉज। अब मीजोपॉज लाइन, वो जो लाइन आगे जो थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में थी, वहाँ से अबव 80 से 400 किलोमीटर तक हमारा थर्मोस्फेयर लेयर चलती है। द आइनोस्फेयर लाइज विद इन द थर्मोस्फेयर। अब कहते हैं कि जो आइनोस्फेयर की जो लेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर, आइनोस्फेयर को अलग से एक लेयर नहीं रखा हुआ है, उसको थर्मोस्फेयर के अंदर ही रखा है। कहते हैं कि थर्मोस्फेयर के अंदर ही एक लेयर पाई जाती है जिसको हम आइनोस्फेयर कहते हैं। डैट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, जिसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिनको हम कहते हैं आइंस। हैंस द नेम आइनोस्फेयर। आइंस की वजह से, होने की वजह से ही इस लेयर का क्या नाम रख दिया इन्होंने, आइनोस्फेयर। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। कहते हैं कि जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट की जाती हैं अर्थ से, तो वो इसी थर्मोस्फेयर की लेयर से ही क्या होती हैं, बैक आ जाती हैं, रिफ्लेक्ट होके। ड्यू टू दिस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हैज़ बिकम पॉसिबल। आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है वो किस लेयर की वजह से पॉसिबल है, तो वो थर्मोस्फेयर लेयर की वजह से पॉसिबल है। नेक्स्ट जो अगर हमारी लेयर आती है वो आती है हमारी एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर, इट इज़ द हाईएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर अबव द थर्मोस्फीयर। दिस लेयर ग्रेजुअली मर्ज विद आउटर स्पेयर्स। कहते हैं कि ये जो लेयर है ये सबसे ऊंची हाईएस्ट में लेयर है थर्मोस्फीयर के बाद। इस लेयर में ये लेयर जो है ये मर्ज है किसके साथ, आउटर स्पेस के साथ। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, अब आप देख पा रहे हो, ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ आपको एयरक्राफ्ट्स दिखाई देंगे, मैंने आपको बोला था जेट क्राफ्ट्स जो हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। मीजोस्फेयर जहाँ पे मेटियोर्स वगैरह या फिर फॉलिंग स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं। थर्मोस्फेयर जहाँ पे सैटेलाइट्स और जहाँ पे मैंने बोला था कि रेडियो वेव्स जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं। और एक्सोस्फेयर वो एरिया होता है जो आउटर स्पेस के साथ क्या होता है, मर्ज होता है। ये जो जितनी भी सारी चीज़ें थी ये हमारे टॉपिक एटमॉस्फेयर के अंदर आती थी। कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर। कंपोनेंट्स जो हैं उसमें हमने देखा कि मेन किस किस से बना हुआ है, और स्ट्रक्चर के अंदर हमने इन सारी लेयर्स को कवर किया, जिसमें हमने स्टार्टिंग ट्रोपोस्फेयर से की, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इसमें इंपॉर्टेंट जो लर्न करने वाला वो ये है कि कितने किलोमीटर के बाद कौन सी लेयर स्टार्ट हो रही है, किस लेयर के अंदर क्या ज़्यादा चीज़ पाई जा रही है। आपको ये जो वीडियो लेक्चर है ये आप कॉन्टीन्यूटी में देखें, तभी आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेकर आऊँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि हर बच्चा जो है इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।